कहाँ जाएंगे आप? सुनिए हमारी भूतिया कहानी हमारे यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग में। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी को मजाक में लेने की गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी भूतिया कहानी। राजेश एक छोटा सा जॉब करता था। उसके जॉब के कारण उसे कई गांवों में घूमना पड़ता था और गांवों में जानकारी देनी पड़ती थी कि खेती और किसान को क्या क्या फसल लगाना चाहिए जिससे बहुत अधिक उपज हो। ये सोच करके राजेश को अधिक गांव में घूमना पड़ता था। उसके ऑफिस के दौरान कई लोग उसके साथ आया करते थे। एक कार उन्हें मिलती थी। उन कार से 2 या 3 लोग सफ़र किया करते थे। एक दिन ऐसी घटना हुई जिस घटना से राजेश ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करता हूँ। राजेश अपने ऑफिस सुबह को 5 बजे पहुँच जाता है और उसके ऑफिस पूरी भरी हुई थी। राजेश अपनी कुर्सी पे जाके बैठता है। उतने ही समय में उसके मैनेजर उसे कॉल करता है और बोलता है कि सर, आपको हेड सर ने बुलाया है अपने ऑफिस में। राजेश अपने कुर्सी पर से उठता है और हेड सर के ऑफिस जाने लगता है। ज़्यादा ही दूर नहीं था, करीब में ही था, इसलिए राजेश तुरंत पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है और पूछता है क्या हुआ सर। उसके सर बताते हैं कि राजेश, आज तुम्हें जाना है पलमपुर गांव, जिस गांव में खेती के बारे में किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। राजेश कहता है ठीक है सर। तो हम मेरे साथ कौन कौन जा रहा है? पर इस बार सर कहते हैं कोई नहीं, इस बार तुम अकेले जाओगे क्योंकि उन लोग भी अब अलग अलग जगह पे जाएंगे। अब मैं ऐसा करूँगा कि हर लोग अब अकेले जाया करेंगे। राजेश कहता है सर, अकेले सही नहीं होगा, कम से कम 2 लोग को तो जाना ही चाहिए। पर सर बोलते नहीं, एक ही लोग अब से जाएगा। राजेश मान जाता है और कहता है ठीक है। राजेश अपने बैग को पैक करके उसमें कुछ अच्छे बीज दिखाने के लिए रख लेता है और वहाँ से अपने कार से निकल पड़ता है। अभी सुबह के 11 बज रहे थे और उसे कम से कम शाम के 3 बजे तक वो गांव पहुंचना था। राजेश अपनी कार से निकल चुका था और उसने उस गांव का लोकेशन सेट कर लिया था। लोकेशन जैसे बता रहा था वैसे राजेश चलते जा रहा था। कुछ किलोमीटर जाने के बाद लोकेशन बता रहा था कि आगे बहुत बड़ा ट्रैफिक है और उसी दौरान एक छोटे से कच्चे रास्ते की तरफ से भी आप उस गांव में पहुंच सकते हो। राजेश ने सोचा कि क्यों ना मैं इतना समय बर्बाद करते हुए मैं शॉर्टकट से ही तुरंत पहुंच जाऊं। रात होते हुए समय ही मैं अपने शहर वापस आ जाऊंगा। और राजेश उस कच्चे रास्ते को पकड़ लेता है। पर उसे यह ना पता था कि जितने भी लोग इस ट्रैफिक में रुके हुए हैं वो पागल तो हो नहीं सकते, वो भी तो इस कच्चे रास्ते से जा सकते थे। पर उसने इतना ना सोचते हुए उस कच्चे रास्ते को पकड़ा और वहाँ से चल पड़ा। राजेश को थोड़ा सा अंदर आते हुए ही रास्ता बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा था। दोनों तरफ जंगल था और रास्ता पूरा घना था। रास्ते से धीरे धीरे गाड़ी को ले जानी पड़ रही थी क्योंकि इतना टूटा फूटा सा रास्ता उसके गाड़ी को बर्बाद कर रहा था। राजेश 2 किलोमीटर जंगल के अंदर गया ही था, तब देखता है कि शाम होना शुरू हो गया था। वो अपनी घड़ी में देख रहा था तो अभी 3 बज चुके थे। राजेश बोलता है कि वही रास्ता अच्छा था जो मैं इस शॉर्टकट पे आ गया, ये रास्ता तो मुझे और ज़्यादा दूर पड़ चुका है। राजेश को पता नहीं कि कैसे उसका लोकेशन गलत बता रहा था कि ये शॉर्टकट है, ये तो एक तरह का लॉन्ग कट था। राजेश के साथ क्या छलावा हुआ था कि उसका लोकेशन खराब हो चुका था। अब राजेश को समझ आ चुका था कि वो गलत तरफ जा रहा है, इधर तो पलमपुर गांव है ही नहीं। राजेश अपनी गाड़ी को वापस घुमाना चाहता है पर रास्ता इतना टूटा फूटा होने के कारण और ज़्यादा पतला होने के कारण गाड़ी घूम नहीं पा रही थी। गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। राजेश बहुत प्रयास करता है निकालने की पर गाड़ी को नहीं निकाल पाता। राजेश निकलता है
और टायर के नीचे छोटे से पत्थर को दे करके गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश करता है, पर वह नाकाम होता है। राजेश बहुत सारा प्रयास करते हुए लास्ट में थक जाता है, पर गाड़ी नहीं निकल पाती। राजेश वहाँ पे थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि कोई गाड़ी आए तो उससे लिफ्ट मांग लेगा। ये तुरंत उसी को सोच ही रहा था, तभी उसी जंगल से किसी चीज़ की हलचल होने की आवाज़ आई। राजेश पीछे मुड़ता है तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि कोई जंगली जानवर तो नहीं। उसके दिल में एक डर सा बैठ चुका था कि जंगली जानवर होगा तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। उसे भूत प्रेत पे वहाँ पे चिंता नहीं था, उसे सिर्फ डर था तो जंगली जानवरों का। वो अपनी गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कोई लिफ्ट देने वाली गाड़ी आ जाए। वो थक चुका था, पर अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। तब तक उसे एक उपाय सूझती है कि क्यों ना वो ओला उबर बुक कर ले। वो अपने मोबाइल को ऑन करता है और ओला बुक करने लगता है, पर ओला बुक हो ही नहीं रहा था। क्या प्रॉब्लम हुआ था उसके मोबाइल में? बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी ओला बुक नहीं होता। वो देखता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। वो कहता है कैसा जंगल है, क्या ये शहर से अलग है, क्या ये दुनिया से अलग है जहाँ पे नेटवर्क का सुविधा ही नहीं। वो थोड़ा आगे जाता है, तब भी नेटवर्क नहीं था। धीरे धीरे करके वो थोड़ा और आगे जाता है तो 1% नेटवर्क दिखाता है। वो तुरंत ओला को बुक कर लेता है। ओला वाला तुरंत उसको लेने के लिए आने लगता है। वो आधा घंटा इंतज़ार करता है, पर ओला अभी तक आया नहीं था। तभी आगे से एक ओला की गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ओला आ चुकी थी। ओला उसके पास आके खड़ा हो चुकी थी और उसने गेट खोला तो देखा ओला में एक लड़की बैठी हुई थी और बोल रही थी सर आ जाइए। पर आगे तो रास्ता बंद था, उसकी गाड़ी रोड पे ही फंस चुकी थी, तो ओला कैसे जाएगा। उसने बोला सर अब हमें वापस उल्टे घूम के मेन रोड से जाना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, पर अब तो रात होने को आ रही है। वो पूछती है सर आपको जाना है कि नहीं। वो कहता है ठीक है, और उस गाड़ी पे वो बैठ जाता है। वो जैसे उस गाड़ी पे बैठता है, उस गाड़ी में एक गंद सी बदबू आ रही थी, पर वो उसको कुछ नहीं पूछता और वो वापस उल्टे रास्ते आने लगता है। वो पीछे मुड़ के अपनी गाड़ी को देख रहा था। एक दर्द था कि उसकी गाड़ी वहाँ पे फंस चुकी है, कोई रात को उठा के ले ना जाए, यही सोच रहा था। पर गाड़ी की बदबू बढ़ती जा रही थी, अब उसको घुटन होने लगी थी। वो बोल रहा है कि आपकी गाड़ी में एक ऐसी बदबू है जो पूरे गाड़ी में फैल चुकी है, पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती। फिर से राजेश पूछता है कि ये कैसी बदबू है आपकी गाड़ी में। लड़की कहती है सर कुछ नहीं, कुछ दिन पहले एक चूहा मर गया था, उसी की बदबू है। राजेश कहता कुछ दिन पहले, तो अभी बदबू कैसे आ रही है। वो पीछे देखता है तो एक आदमी की लाश होती है। वो जोर से चीखता है और बोलता है गाड़ी रोको। वो गाड़ी रोकती है और राजेश गाड़ी से निकल जाता है और बोलता है ये क्या है। तभी वो लड़की हंसने लगती है और गाड़ी को लेकर के चली जाती है। राजेश उसे रोकने की प्रयास करता है, पर वो रुकती नहीं। राजेश फंस चुका था, न उसके पास गाड़ी थी और न बाहर निकलने का जगह। राजेश अभी जंगलों से निकलने के लिए पैदल चले तो उसे रात के 11 भी बज सकते हैं। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। राजेश ने सोचा कि क्यों ना मैं गाड़ी की ओर जाऊं और फिर से गाड़ी को निकालने का प्रयास करूं। राजेश धीरे धीरे से गाड़ी की ओर जाने लगता है, पर गाड़ी उससे 2 किलोमीटर दूर थी। बहुत दूर होने के कारण राजेश बीच में थक चुका था। राजेश बैठ जाता है पेड़ के नीचे। तभी पेड़ की चींटियाँ राजेश के ऊपर धीरे धीरे करके चढ़ने लगती है और राजेश को काटने लगती है। राजेश देखता है तो उसके गले पे 15-20 चींटियाँ चिपकी हुई थी। राजेश उसे निकालने का कोशिश करता है,
पर वो निकल नहीं रही थी। राजेश ने दम लगा के उन्हें निकाला। चींटियाँ तो निकल गई, पर चींटियों का सर वहीं पर लटका रहा और राजेश के गले से खून आना शुरू हो गया। राजेश देखता है पत्तों से तुरंत अपने गले को साफ करता है खून से और वहाँ से वो निकल पड़ता है। राजेश आ ही रहा था, तब देखता है कि जंगलों के बीच एक छोटा सा कुटिया बना हुआ है। ये कुटिया किसकी हो सकती है? राजेश ने इतना ना सोच करके राजेश ने सोचा कि अब मुझे मदद मिल सकती है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। और राजेश रोड से नीचे उतर करके उस कुटिया की ओर जाने लगता है। कुटिया जंगलों के बीच में था और कुटिया से आने वाला रास्ता बहुत दिन से लग रहा था कि यहाँ से कोई गया नहीं है। पर राजेश सोचता है कि मुझे क्या, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई मिल जाएगा। और राजेश उस छोटे से पतले से रास्ते से जाने लगता है उस कुटिया के ओर। कुटिया पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ था और कुटिया के अंदर लग रहा था कि कोई नहीं है, पर दूर से किसी चीज़ की जलने की स्मेल आने लगी। राजेश समझ जाता है कि अब कोई ना कोई मुझे कुटिया के अंदर ज़रूर मिलेगा। राजेश कुटिया को बाहर से घूरता है। अब अंदर जाने के लिए वो कुटिया का दरवाज़ा हटाता ही है, तभी अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। राजेश बाहर वापस निकल जाता है और बोलता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, क्या आप मदद कर सकते हो? पर कुटिया के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं देता। अब राजेश कुटिया के अंदर फिर से धीरे धीरे जाने लगता है और देखता है तो कुटिया के अंदर कोई भी नहीं था। कुटिया तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, तो अभी वो चीखने की आवाज़ किसकी थी? राजेश अब समझ चुका था कि वो जितना जल्दी हो मेन रास्ते पे पहुंच जाए तो अच्छा हो। वो वापस मेन रास्ते में जाने लगता है और पहुंच जाता है रास्ते में। वो फिर अब सोचता है कि क्यों ना मैं हाईवे तक जब पहुंचूं रात 11 या 12 बज जाए, पर मैं अब रास्ते की ओर चलता रहूं। वो राजेश मेन रोड के रास्ते में निकल पड़ता है और राजेश हाईवे की ओर जाने लगता है। राजेश को अभी जाते जाते 8 बज चुके थे और अभी भी उसे 5 किलोमीटर पार करना था। ये इतना गंदा रास्ते से जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रही थी। और हुआ एक ऐसी घटना जो राजेश देखते रह गया। राजेश चल ही रहा था, तभी पीछे से उसके सर पर किसी ने पत्थर मारा। राजेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। राजेश आवाज़ लगाता है, कौन है, कौन है, यहाँ से निकलो। पर राजेश को आवाज़ कोई नहीं देता। राजेश डर चुका था और राजेश दौड़ने लगता है। तभी रास्ता खराब होने के कारण राजेश नीचे गिर जाता है और फिसल के जंगलों के अंदर गिर जाता है। राजेश की उंगली में चोट लग चुकी थी और उसके अंगूठे से खून निकल रहा था। फिर भी राजेश लंगड़ाते लंगड़ाते मेन हाईवे की ओर जाने लगता है। उसके अंगूठे से खून निकलते जा रहा था और रास्ते में फैलते जा रहा था। कहीं दूर से भी खून साफ साफ दिख रहा था कि उसके पैर से खून निकल रहा है। राजेश फिर भी चलते गया, पर इतना खून निकलने के कारण राजेश अब कमज़ोर हो चुका था। इसलिए राजेश ने तुरंत अपने शर्ट को खोला और अंगूठों में थोड़ा सा फाड़ करके बांध दिया। पूरा कपड़ा भी लाल रंग का हो चुका था। फिर भी राजेश चलते गया। तभी पीछे से किसी के पायल छनछनाने की आवाज़ आई। राजेश ने सोचा चलो कोई ना कोई तो मिला। और जब वो पीछे घूमता है तो वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की साड़ी में एक औरत खड़ी थी। वो बोल रही थी, कहाँ जा रहे हो? इसने बोला, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और बहुत देर के बाद भी कोई आदमी यहाँ पे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं फिर से हाईवे की ओर जा रहा हूँ, क्या मुझे मदद मिल सकती है? वो लड़की कहती, क्यों नहीं, आ जाओ, मेरे घर नज़दीक ही है। राजेश कहता है, कहाँ? मैंने तो देखा यहाँ पे किसी का घर नहीं। लड़की कहती है, जंगलों के अंदर मेरा घर। राजेश कहता है, ठीक है। लड़की कहती, चलो, अंगूठे में से तुम्हारे खून निकल रहा है,
मैं दवा लगा दूँ। और राजेश उस लड़की के पीछे जाने लगता है और लड़की अपने घर की ओर उसे ले जाने लगती है। राजेश इतना लंगड़ा रहा था उसके पैर से खून निकलने के कारण कि वो चल भी नहीं पा रहा था, पर राजेश धीरे धीरे उसके घर के पास पहुंच जाता है। उसका घर भी कुटिया के जैसा था, लकड़ियों का, और पूरे घर में एक अलग सी बदबू थी। यह जहाँ भी देखो वहाँ पूरी बदबू सी फैली हुई थी। राजेश कहता है ये कौन सी बदबू है, जहाँ देखो वहाँ पे ये ऐसा ही गंध आ रहा है। वो बताती है कि ये जंगलों में रहने वालों कीड़ों का है, उनकी बदबू ऐसे ही आती है। राजेश फिर उसके घर अंदर जाता है। उसके सिवा घर में और कोई भी नहीं था। राजेश पूछता है कि आपके पति नहीं है? वो कहती है नहीं, मेरा कोई भी नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। आपको कुछ खाना है क्या? राजेश कहता है कुछ हो तो ला दो। वो किचन की ओर जाती है और किचन से थोड़ा सा चावल और सब्जी राजेश के लिए लेके आती है। राजेश उसको खाने लगता है, पर खाने में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। राजेश बाहर जाता है और पूरे खाने को उल्टी कर देता है, पर उल्टी से उसने उल्टी की तो पूरे उल्टी से उसे कीड़े निकल रहे थे और कीड़े के साथ खून निकल रहा था। क्या उसने कीड़े को खाया था जो उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे? राजेश डर जाता है और घर जाता है और बोलता है पानी क्या मिल सकता है, और वो पानी पीने लगता है, पर पानी में भी कुछ अलग सा स्वाद था। राजेश को वापस से उल्टी आने लगी और वो वापस उल्टी करने लगा, पर इस वक्त पूरा उसके मुंह से खून ही खून निकल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो कीड़ा और खून खा रहा है, जो जब भी वो उल्टी कर रहा है तो खून और कीड़े निकल रहे थे। राजेश पूरी तरह से डर चुका था और वो भागने लगता है। तभी पीछे से वो लड़की उसे आवाज़ लगाती है, कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ नहीं रहोगे? और धीरे धीरे करते करते वो एक डरावनी सी डायन में बदल जाती है। राजेश का पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। राजेश समझ चुका था कि ये जंगल से कोई क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो भी इस जंगल से जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। राजेश लंगड़ाते लंगड़ाते भागने लगता है, पर वो औरत उसका पीछा करने लगती है। वो राजेश से पहले ही उसके सामने खड़ी हो जाती है और राजेश का गला पकड़ लेती है। राजेश कहता है छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे गला दाब करके उसे मारने लगती है। राजेश को वो उठा के एक खाली जगह पे फेंक देती है और राजेश गिर जाता है। राजेश फिसल फिसल के भागने की कोशिश करता है और वो अपने हाथों को ज़मीन पे घिस के भागता है, और जैसे देखता है अपने हाथों के नीचे तो किसी आदमी का हाथ था, और वो पूरे जगह पे अपनी आंखों को घुमाता है और देखता है तो हजारों लोगों की लाश उस जमीन पे गड़ी हुई थी। वो समझ जाता है कि इस डायन ने उन सभी को मार दिया है जो इन जंगलों से जाते हैं। अब राजेश का भी मौत तय था। वो डायन उसके ऊपर आती है और उसके गले को घोट करके उसे मार देती है और उसी ज़मीन में उसे भी दफना देती है। राजेश की गाड़ी वहीं पे खड़ी खड़ी सड़ गई, पर उस रास्ते से कोई भी नहीं आया। यही थी आज की डरावनी कहानी। पर हुआ कुछ ऐसा, 18 साल बाद रामेश फिर से उसी रास्ते पे आता है, और क्या हुआ रामेश के साथ वो हम सुनेंगे अगली डरावनी भूतिया कहानी। तो चलिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और लाऊंगा दूसरी डरावनी भूतिया कहानी, तो उसे देखने के लिए तैयार रहो और डरते रहो और डराते रहो।